हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिविल्स पॉइंट्स। आज हम लोग जो है घटना चक्र का इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का सेकंड पार्ट है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का सेकंड पार्ट्स है, हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही में जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल कमीशन बने हुए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कमीशन बने हुए हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। और इसमें वो रिपोर्ट शामिल होंगी जो फर्स्ट पार्ट्स में शामिल नहीं हुई थी। साथ ही में जो भी करंट न्यूज़ होगा या करंट जितनी भी न्यूज़ होंगी हम उसको भी शामिल करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले आप सभी लोग जो है द सिविल्स पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हाल ही में हमने जो पहली रिपोर्ट ख़त्म की थी, यानी जो लास्ट रिपोर्ट थी वो हमारी, वो क्या थी, तो वो थी वर्ल्ड वाइड ऑफ लिविंग रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया था कि न्यूयॉर्क, कौन सा, न्यूयॉर्क, और साथ ही में एक और शहर था जिसका नाम था सिंगापुर। तो ये न्यूयॉर्क और जो सिंगापुर हैं ये सबसे महंगे शहर है रहने के लिए, ठीक है। वहीं सबसे सस्ता शहर जो है रहने के लिए कौन सा है, वो दमस्क है जो सीरिया में है। और साथ ही में अभी हाल ही में ये भी बताया है कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जा रही है, तो काराकास जो वेनेजुएला का एक शहर है उसमें पाई जा रही है, ठीक है। और हमारे जो भारत के 10 शहर में शामिल किया गया सबसे सस्ते शहरों में वो बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद हैं, और इनकी रैंकिंग जो है वो यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब चलिए, अब हाल ही में एक ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक इंटरनेशनल कमीशन बनाया गया है। तो ये क्या है, जीपीआई। तो भारत हाल ही में जीपीआई का अध्यक्ष होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्या है। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय और मल्टी स्टेक होल्डर पहल है, ठीक है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसमें भारत इसकी अध्यक्षता करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इसका सचिवालय जो है वो पेरिस में स्थित है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में स्थित पेरिस में की गई है इसके सचिवालय की स्थापना, ठीक है। इस जीपीआई का यानी कौन सा, ध्यान दीजिए, ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 15 सदस्य हैं, और उसमें से 14 देश जो हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया और यूनाइटेड किंगडम एवं अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है इसमें। तो यानी ध्यान दीजिए ये 15 संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमीशन की डेवलप किया हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही में इसके 29 जो हैं वो बन चुके हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही में यूनेस्को भी इसमें जीपीआई के पर्यवेक्षक के रूप में यानी देखभाल के रूप में यूनेस्को भी शामिल हुआ है इसमें। तो ये बहुत बड़ा पार्टनरशिप होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और आप जानते ही हैं कि यूपीएससी ने कंटिन्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछता जा रहा था, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हाल ही में जीपीआई के ऊपर जो है तीसरा शिखर सम्मेलन जो है वो टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिए 21-22 नवंबर को कहाँ किया गया था, टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था, ठीक है। उसके साथ साथ में भारत ने अगले वर्ष के लिए इनसे अध्यक्षता ग्रहण की थी। तो भारत ने अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण की थी, किससे की थी, फ्रांस से ग्रहण की थी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जीपीआई परिषद के लिए एक जीपीआई काउंसिल बनाई गई है जिसमें सभी सदस्य शामिल होंगे, ठीक है, याद रखिए। साथ ही में जीपीआई के शिखर सम्मेलन कहाँ होने जा रहे हैं, तो इसका पहला शिखर सम्मेलन 2020 में हुआ था और वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था, ठीक है। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं ओजोन डिप्लोशन से संबंधित है ये भी, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा शिखर सम्मेलन जो है वो पेरिस यानी फ्रांस के पेरिस में हुआ था, ये भी ध्यान दीजिए। साथ ही तीसरा शिखर सम्मेलन जो है जापान के टोक्यो में हुआ है। तो अभी हाल ही में तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ है वो जापान में हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट सूचकांक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स। तो ये बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट है, यानी ये इंडेक्स बहुत ही पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और सबसे पहली बार इसका प्रकाशन जो है 2005 में किया गया था। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इस सूचकांक को जारी करने के लिए इसे 4 श्रेणियों में विभाजन किया गया है, यानी 4 श्रेणियों में डिवीजन किया गया है। कौन कौन सी वो 4 श्रेणियाँ हैं, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना हो रहा है, साथ ही में नवीकरणीय ऊर्जा कितनी की है, ऊर्जा उपयोग कितना किया है, और जलवायु नीति कितनी रही है। आप देखिए कि जितना भी जलवायु से संबंधित जो भी मेंस में प्रश्न आते हैं तो आप इस रिपोर्ट्स को यहाँ वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब
ध्यान देते हैं कि ये कौन जारी करता है। तो ये जर्मन वॉच है जिसका क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंस्टीट्यूट है, तो वो इस रिपोर्ट को जारी करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका 8वां संस्करण था। और अभी सबसे बड़ी बात है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स में कोई भी शीर्ष 3 स्थानों में कोई देश अपना स्थान नहीं बना सका है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि इस इंडेक्स में जो रिपोर्ट जो कहती है कि क्या कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखना है, तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस चीज़ के लिए काम कर रहा हो, जो इतने ज़्यादा यूज़फुल कदम उठा रहा हो। तो इस श्रेणी में ऐसा कोई भी देश नहीं है अभी तक। तो अब चौथा स्थान जो है वो आता है किसका, तो डेनमार्क ऐसा करने वाला सर्वोच्च रैंक प्रदान कर रहा है, लेकिन इसका स्थान चौथा स्थान है, ठीक है। 4th स्कोर है इसका, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। साथ ही में ईरान जो है इसमें अंतिम स्थान शामिल किया गया है। अब थोड़ा सा भारत की रैंकिंग देख लेते हैं। तो भारत इसमें 8वें नंबर पर है, याद रखिए भारत 8वें नंबर पर है, और ब्रिक्स देशों में ये भारत पहले नंबर पर है। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सूचकांक है, और इवन दो भारत इसमें अग्रसर है, तो ये बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन किसमें है। तो मैंने 4 श्रेणी वही बताई थी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की रैंकिंग जो है 9 है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की रैंकिंग 24 है। ऊर्जा उपयोग में 9 है, और जलवायु नीति में भी 8 है इनकी। तो ये मध्यम उच्च में रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब दूसरी देख लेते हैं कि हाल ही में ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया गया है, और ये किसके द्वारा किया गया है, ये इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया गया है, ध्यान रखना। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसमें ये जान लीजिए सिर्फ कि भारत की जो रैंकिंग है, भारत की 8 शहरों को इसमें स्थान मिला है। तो उसमें से 8 शहर कौन कौन से हैं, तो ये बेंगलुरु है, मुंबई है, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और सूरत। तो ये 8 शहर हैं जो इम्पोर्टेंट है। 8 शहरों में सबसे अच्छा स्थान बेंगलुरु को मिला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। अब ग्लोबल सिटीज़ टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में कुल 175 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम 5 स्थानों पर स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन स्थित हैं। तो बस इतना याद दीजिए, इतना बहुत है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे इंडेक्स पर, तो वो है आपका क्या कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, जो 4 कारकों के आधार पर अंक प्रदान करता है। तो ये कारक जो है सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उनका प्रवर्तन यानी एंटी ब्राइबरी डिटरेंस एंड इन्फोर्समेंट, और मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज की निगरानी हेतु क्षमता यानी कैपेसिटी फॉर सिविल सोसाइटी ओवरसाइट इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द मीडिया। तो ये 4 जो हैं पैमाने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक जारी करते हैं। तो जिसमें 1 से 100 के बीच अंक प्रदान किया जाता है, जिसमें 1 सबसे कम जोखिम और 100 उच्चतम जोखिम द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्या आता है, और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये ट्रेस द्वारा जारी किया जाता है, ये ध्यान देना, कौन सा, ट्रेस, ठीक है। तो इसमें सूचकांक समग्र स्कोर यानी 4 के साथ नॉर्वे ने प्रथम स्थान किया गया। तो देखिए नॉर्वे इस बार जो है इसमें फर्स्ट स्थान आया है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्वे और स्वीडन ये देश वो देश हैं जो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और यहाँ पर कॉल डेमोक्रेसी होती है कि अगर कोई कार्य जो है, कोई भी नेता इनका कार्य नहीं कर रहा है, तो अपने प्रतिनिधि को ये वापस बुला लेते हैं कॉल के माध्यम से, ठीक है। तो ये ध्यान देना। वहीं उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने इसका स्थान जो अंतिम प्राप्त किया। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सूचकांक, इसे आप मेंस में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही में भारत ने इसका 86वां यानी 86th स्कोर लिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक है, ये ध्यान दीजिए। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वर्ष 2008 में लेकर के आए थे, जिसका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि 8 फैक्टर
के आधारों पर जारी करता है, 8 फैक्टर। तो ध्यान दीजिए। अब इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, तो जैसे डेनमार्क तो मोस्टली ज़्यादातर हो ही रहे हैं, फिर उसके बाद नॉर्वे, फिर फिनलैंड है, ठीक है। और फिनलैंड आपको पता है कि नाटो का ये 31वां सदस्य था, तो ये भी ध्यान दीजिए, नाटो का 31वां सदस्य था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, ठीक है। चलिए, अब इस सूचकांक में 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल, श्रीलंका के बाद भारत का स्थान आता है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो भारत ने इसमें जो स्थान जो है वो 77 इसका स्थान है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए। और अगर आपसे दक्षिण एशियाई देशों में पूछे तो भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इफ्री द्वारा जारी किया जाता है। किस द्वारा? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। और इसका सृजन यानी इसका क्रिएशन जो है वो पहली बार 2006 में किया गया था, ठीक है। तो ये 4 श्रेणियों के आधार पर करता है। कौन सा? एक है आपका अल्प पोषण, जिसे हम कहते हैं अंडर नरिशमेंट, बाल दुबलापन यानी चाइल्ड वेस्टिंग, बाल ठिगरापन चाइल्ड स्टंटिंग, और बाल मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टिलिटी। तो ये इसके आधार पर किया जाता है। और आप जानते हैं कि ये मेंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस इंडेक्स को मेंस में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि मैं थोड़ा सा सूचकांक के बारे में बता दूं कि इस वैश्विक भूख सूचकांक में 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, जबकि 100 जो है वो सबसे खराब स्कोर माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जिसमें भूखमरी की सीवियरिटी को आकलन किया जाता है। यानी जो 9.9 या उससे कम स्कोर है तो वो लोअर भूखमरी के कगार पर है। वहीं 10 से 19.9 स्कोर है तो वो मॉडरेट है, और 20 से 34.9 है तो वो सीरियस है। 20 से 34.9 और वहीं 35 से 49 पॉइंट स्कोर है तो वो अलार्मिंग है यानी भयावह है। और 50 से या उससे अधिक स्कोर है तो वो चरम भयावह यानी एक्सट्रीम भुखमरी की कंडीशन पर है। तो ध्यान रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी देश में भुखमरी कितनी रहती है तो ये इसके आधार पर ये निकालते हैं इंडेक्स, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि वैश्विक भूख सूचकांक जो 2022 जारी किया गया है उसका ये 17 वार्षिक संस्करण रिपोर्ट था, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो रिपोर्ट थी ये किस विषय पर था, तो ये किस विषय पर था, तो ये फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस। ध्यान दीजिए, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस विषय पर केंद्रित था। तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं कि इनकी क्या स्थिति रही है। तो वैश्विक भूख सूचकांक में 2022 के अनुसार GHI स्कोर जो है 18.2 है। तो ध्यान दीजिए, तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि GHI स्कोर जो है वो हाल ही में कितना रहा है, तो 18.2 है, जिसमें मॉडरेट प्रवृत्ति को दर्शाता है। यानी ये मॉडरेट में अभी वैश्विक भूख सूचकांक है वो जारी किया है। कहने का मतलब ये है कि वैश्विक भूख सूचकांक में जितने देश शामिल हैं उन सभी का अगर एवरेज निकाला जाए तो 18.2 जो है वो मॉडरेट में दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये दक्षिण एशिया में भुखमरी का स्तर सर्वाधिक दिखाई देता है। यानी क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो विश्व में दक्षिण एशिया भुखमरी का स्तर सर्वाधिक है, और इसके बाद अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा यानी साउथ ऑफ द सहारा का स्थान आता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश लिया जाए, अगर एक देश की बात करें तो सोमालिया एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में था। ध्यान दीजिए, 2021 में, ठीक है। तो अभी हाल ही में कोई शामिल नहीं किया गया है। ध्यान देना, 2022 में जो इस श्रेणी में शामिल किया गया है एक्सट्रीमली अलार्मिंग के मतलब चरम भयावह में, तो वो उसमें कोई भी भुखमरी में शामिल नहीं है। और लेकिन 2021 की बात करें तो उसमें सोमालिया देश था, किसका? अफ्रीका का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं 2022 के अनुसार। तो 2022 के अनुसार देख लेते हैं कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक
कितनी है 52.2% है। यानी अल्पोषण अंडर नरिशमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य में है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन स्टंटिंग मामले में यमन सर्वाधिक है। कितना, यमन देश जो है वो, ध्यान देना, यमन देश जो है वो सर्वाधिक है किसमें, ठिगनापन में, स्टंटिंग में, ठीक है। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो वेस्टिंग की बात करते हैं, दुबलापन की बात करते हैं, सर्वाधिक मामले भारत में आ रहे हैं। भाई भारत में वेस्टिंग के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कंडीशन खराब होने जा रही है, ठीक है। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में, ध्यान दीजिए, मृत्यु दर में सोमालिया सर्वाधिक है। यानी 5 वर्ष की जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी अगर मृत्यु दर की बात करें तो उसमें सोमालिया में सर्वाधिक है, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये जो मेंस आता है तो उसमें वल्नरेबल ग्रुप आते हैं, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप, तो उसमें कुछ बच्चों के लिए भी आता है, तो उसके रिगार्डिंग आप इसमें कर सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिए मेंस में। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी है। तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग जो है वैश्विक भूख सूचकांक में भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या है कि भारत की रैंकिंग जो है वो GHI स्कोर जो है 29.1 है, जो गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। और वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने जा रही है, तो थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। और आपको पता है कि ऑप्टिमम थ्योरी भी जो है वो भी यही बोल रही थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि माल्थुसियन का सिद्धांत कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है और इस पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक दूसरी रैंक है हमारी, वो है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2023 जारी की गई है। तो वो ब्रिटिश कंपनी QS है, उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब ये हर वर्ष 2009 में इसका आधार वर्ष रखा गया था, उसी टाइप पे ये सबसे पहले जारी की गई थी। अब हाल ही में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। तो इसमें क्या है, इसकी स्थिति को हम देख लेते हैं। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन यानी 125 के हैं। यानी अगर हम एशिया रैंकिंग में देखें तो सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो हैं वो सबसे ज़्यादा किसके हैं, चीन के हैं। जिसमें से पैकिंग विश्वविद्यालय है वो आपका चीन का है, शीर्ष 3 विश्वविद्यालय एशिया के। ऊपर से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, तो जो सिंगापुर में है वो दूसरे नंबर पर है। वहीं सिंधुआ विश्वविद्यालय यानी सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन जो है वो उसमें है, ठीक है। वहीं भारत के कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है इस रिपोर्ट के अंतर्गत, जिसमें से IIT बॉम्बे को सबसे पहला स्थान दिया गया है। मतलब ओवरऑल एशिया में रैंकिंग देखें तो 40 है, और अगर भारत में देखें तो पहला स्थान है। वहीं IIT दिल्ली को सेकंड स्थान है, और ओवरऑल देखें तो 46 स्थान है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसी प्रकार से टाइम्स ने भी वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग की रिपोर्ट है वो जारी की है 2023 में। तो टाइम्स की भी देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये भी ब्रिटिश की एक जो टाइम मैगजीन है उन्होंने अपना वार्षिक प्रकाशन किया है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया है कि इसमें उन्होंने समग्र रैंकिंग में यानी सबसे ज़्यादा रैंकिंग जो है USA को दी है, और उसमें कहा है कि सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। टाइम के अकॉर्डिंग जो है अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 177 जो हैं वो आपके USA के हैं। और अगर QS के अनुसार देखा जाए, QS एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अनुसार देखा जाए तो वो आपके चाइना की सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, याद रखिए। और भारत के 118 शामिल हैं। अब इस रिपोर्ट में देख लेते हैं टाइम्स के अनुसार, तो उसके बाद जापान का आता है, फिर चीन का आता है, फिर भारत के आते हैं। तो भारत के 75 विश्वविद्यालय हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। और इस रैंकिंग में जो यूनाइटेड किंगडम का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है उसको प्रथम स्थान दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। देखिए डायरेक्ट ऐसे ही लाइन कोट कर देंगे और पूछ लेंगे ऐसा है या नहीं है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पर शीर्ष 300 विद्यालय की सूची में एकमात्र भारतीय संस्थान आया है, वो कौन सा है, IISc बेंगलोर, ठीक है। तो ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब इम्पॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार 2022। अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिले हैं,
तो वो किसको मिले हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसे स्टार्ट कब किया गया था, तो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह नोबेल पुरस्कार रखा गया था। ठीक है, तो ये स्वीडिश से संबंधित थे और साथ ही स्टॉकहोम में जन्मे थे ये। और ये सबसे बड़ी बात है कि 21 अक्टूबर 1833 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ है कि इन्होंने 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, और साथ ही में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये ध्यान दीजिए। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार जो है वो घोषणा की गई है, तो उसमें सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार में किन को मिला हुआ है, तो इनमें 3 अर्थशास्त्रियों को मिला हुआ है। पहला बेन एस बर्नांके जो यूएसए से संबंधित हैं, बेन एस बर्नांके। दूसरा डगलस डब्ल्यू डायमंड यूएसए से संबंधित हैं। वहीं फिलिप एच डायबिक ये भी यूएसए से संबंधित हैं। तो तीनों के तीनों यूएसए से संबंधित हैं और इन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला हुआ है। तो बेन, डगलस और फिलिप। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, बेन, डगलस, फिलिप। चलिए, और वहीं आप देखा जाए नोबेल शांति पुरस्कार देखा जाए तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया है आपके 3 विजेताओं को। कौन कौन से हैं, जिसमें एलिस बिलियात्स्की है, दूसरा मेमोरियल है, तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ हैं। तो इन्हें तीनों को मिला गया है, ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये तीनों के तीनों क्या, जिसमें से एलिस बिलियात्स्की जो है वो बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता है। तो मे भी एलिस बिलियात्स्की का जब इतना हाईलाइट कर दिया है तो मे भी पूछने की संभावना हो सकती है। ठीक है, ये याद रखिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार जो है वो किसके ऊपर दिया गया था इन्हें। तो इन्होंने एक रिसर्च की थी फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इन्हें फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये ध्यान रखना कि लगातार बैंक में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा, तो ये काफ़ी मददगार हो सकता है। ठीक है, तो नोबेल शांति पुरस्कार भी हमने देख लिया, एलिस मेमोरियल सेंटर, तो ठीक है, और जिसमें एलन बिलियात्स्की जो बेलारूस के थे। वहीं मेमोरियल एक मानवाधिकार संगठन है, इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में की गई थी। तो ये आई थिंक ठीक है। फिर वहीं यूक्रेन में मानवाधिकार, यानी ये सब मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, मेमोरियल्स और एलिस बिलियात्स्की, इन तीनों को ही नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022, तो इसमें भी देख लेते हैं। तो इनमें हाल ही में साहित्य के लिए किनको मिला गया है, एक 82 वर्षीय है फ्रांसीसी लेखिका जिनका नाम है एनी अर्नो। एनी अर्नो को प्रदान किया गया है, ध्यान देना, एनी अर्नोक्स वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पर एनी अर्नो को प्रदान किया गया है। इन्हें सबसे बड़ी बात है कि ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली फ्रांसीसी महिला हैं जो, और अगर समग्र रूप से देखा जाए तो 17वीं महिला हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इनका उपन्यास था, कौन सा था, लेस आर्मोरिस बाइट्स, लेस आर्मोरिस बाइट्स, इस नाम से इनका उपन्यास था, जिसे अंग्रेजी में कहा गया था क्लीन्ड आउट नाम से प्रकाशित किया गया था 1990 में। तो उसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको, एनी अर्नो को। ठीक है, इनके अन्य भी हैं, तो अ वुमेन्स स्टोरी, द ईयर्स, अ मैन्स प्लेस, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। अब देखते हैं रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हम देख लेते हैं। इसमें 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिसमें एक है आपके कैरोलिन आर बर्टोजी जो अमेरिका से संबंधित हैं। वहीं आपके मॉर्टिन मेल्डन, ये आपके डेनमार्क से संबंधित हैं। वहीं के बेरी सरप्लेस, ये अमेरिका से संबंधित है। तो इन तीनों को मिला गया है, और इनको किस चीज़ के लिए मिला है, तो इन्होंने एक क्लिक केमिस्ट्री है और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री है, तो इनका विकास किया है। ध्यान दीजिए, एक क्लिक केमिस्ट्री और दूसरा एक बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन तीनों को दिया गया है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये किस में दिया गया है, रसायन में। चलिए, और ये स्टोरी है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ, तो इसको पढ़ लेना आप, क्या क्या है इसके बारे में, क्या क्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है 2022 में किसको दिया गया था, तो ये भी ध्यान दीजिए।
तो इसे दिया गया है 3 वैज्ञानिक, इनको यहाँ इसमें भी 3 वैज्ञानिक हैं, जिसमें एलन एस्पेक्ट्स, जॉन एफ क्लोजर, साथ ही में एंटोन जिलिंगर। तो ये तीनों हैं फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रिया से। तो इन तीनों को भी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, एलन एस्पेक्ट्स, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर। और इन्हें किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो क्वांटम मैकेनिज्म के विचित्र गुण के लिए दिया गया है कि ये आपस में कैसे एंटेंगल्ड फोटोन्स हैं, यानी आपस में कैसे गुंथे हुए फोटोन हैं, तो उनके लिए ये दिया गया है। ये ध्यान देना, उस पर उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, में भी पूछने की संभावना हो सकती है। साथ ही में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है किन्हें दिया गया है, तो ये भी ध्यान दीजिए। तो इस वर्ष पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पावो, ध्यान दीजिए, स्वीडन के पुरस्कार हैं कौन से? स्वांते पावो को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया। तो इसमें ये एक ही दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको याद रखिए, स्वांते पावो को, तो में भी पूछने की संभावना हो जा सकती है। और इन्होंने किस चीज़ के ऊपर दिया है? तो इनमें जो आदि मानव जो प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें कहते हैं होमिनिन्स, ठीक है, तो उनका जीनोम जो होता है ना, जीनोम के लिए दिया गया है। साथ ही में इनका ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, उनकी जो खोज की है उन्होंने कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके लिए इनको प्रदान किया गया है। तो कौन सा? स्वांते पावो है, इन्हें चिकित्सा के लिए दिया गया है। और आप जानते हैं कि पहले आदि मानव कौन थे? निएंडरथल थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो इन्होंने एक पूर्व अज्ञात जो मानव है, जिसका नाम है डेनिसोवा, तो डेनिसोवा की इन्होंने प्रजाति की खोज की है, तो इस वजह से इनको पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, तो और डेनिसोवा जो है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक नई शाखा को इस तरीके से जन्म दे दिया है, जिसे हम कहते हैं पैलियोजीनोमिक्स। तो में भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पैलियोजीनोमिक्स जो है वो किस पर आधारित है? तो मानव की नई प्रजाति डेनिसोवा को खोज करने पे आधारित है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि म्यांमार को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक सूची में शामिल कर दिया गया है। तो ये ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये ज़्यादातर किसके बात करता है? कि जो आतंकी के मतलब आतंकवाद है, उसको जो वित्त पोषण करता है, यानी आतंकवाद को जो पैसा प्रोवाइड कराता है और मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा, तो उस प्रकार के आधार पर इसको ये जारी की जाती है। तो अभी हाल ही में म्यांमार को इन्होंने किया, क्योंकि म्यांमार ने हो सकता है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ये पैसा किया हो या मनी लॉन्ड्रिंग की हो। ठीक है, इसे 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, तो इसकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना जो है 1989 में, जब G7 शिखर सम्मेलन चल रहा था, तो वहाँ इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखना। ठीक है, और इसमें 39 सदस्य हैं, जिसमें से 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि भारत वर्ष 2010 से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य देश है, यानी 2010 में भारत ने इसमें पक्षकार शामिल हुआ था। और साथ ही में रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है, यानी 2023 में रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। और वहीं इंडोनेशिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एकमात्र ऑब्जर्वर देश है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हाल ही में इसकी फ्रांस की राजधानी में इसका बैठक हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता थी सिंगापुर के केटी राजा कुमार द्वारा की गई थी। तो सिंगापुर ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें म्यांमार को ब्लैक लिस्टेड किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। ठीक है, और इसके साथ साथ में म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया को भी ब्लैक सूची में शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ब्लैक सूची को हम क्या बोलते हैं? तो हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। वहीं एक चीज़ और है कि हाल ही में इनको तो इसमें किया गया है, पर पाकिस्तान, निकारागुआ और को ग्रे सूची से बाहर कर दिया, यानी पाकिस्तान और निकारागुआ देश ऐसे थे जो इनको ग्रे सूची में शामिल किया गया था, तो इनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। साथ ही में हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो द्वारा जारी किया जाता है। और मैंने आपको जो आपके चैप्टर कराए हैं
उसमें ये मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। फिर एक बार देख लेते हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन सा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, तो हाल ही में इन्होंने एक अपना शीर्षक था, यानी इनका एक थीम थी। शीर्षक का मतलब क्या होता है, विषय होता है जिसके आधार पर ये जारी करते हैं रिपोर्ट। तो इनका था कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ, यानी नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। यानी अगर हम नवाचार कर रहे हैं तो उसका भविष्य क्या है। मे बी ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको, या मे बी ऐसे में आ सकता है, इसका ऐसे में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ, तो ये इनकी शीर्षक था। तो इस पर देख लेते हैं। शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं को इस सूचकांक में शामिल किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर स्वीडन है, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर नीदरलैंड है, ठीक है। वहीं आप देखिए भारत ने 36.6 स्कोर के साथ 40 रैंक स्टैब्लिश की है। यानी भारत को इसमें जो है वो कितनी रैंक प्राप्त हुई है, तो वो 40 रैंक प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही में भारत किस श्रेणी में शामिल है, तो ये इनोवेशन अचीवर की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिए, भारत इनोवेशन अचीवर है उसमें शामिल किया गया है, और उसके साथ केन्या, मोल्डोवा और वियतनाम भी हैं, ठीक है। केन्या, मोल्डोवा और वियतनाम, ठीक है। साथ ही में अब एक चीज़ और देखते हैं। इस एक क्वेश्चन ये भी है कि टोक्यो योकोहामा यानी जापान विश्व का शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। तो हाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर में सबसे ज़्यादा कौन है, तो वो है जापान, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना हो सकती है। अब विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर शामिल किए गए हैं। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर की जो घोषणा की गई है उसमें 4 शामिल किए गए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है। तो बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो ये इनको शामिल किया गया है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है, भारत तरक्की पर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट जो लंदन का है उसके तहत इसको जारी किया जाता है। और ये 4 प्रमुख कॉलम पर आधारित, यानी 4 प्रमुख संकेत हैं, उन पर ये जारी करता है। कौन सा, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। पहला, फूड अफोर्डेबिलिटी, यानी खाद्य सामर्थ्य कितना होना चाहिए। फूड एवेलिटी, यानी खाद्य उपलब्धता कितनी होनी चाहिए। और क्वालिटी एंड सेफ्टी, तो उस खाने की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, उसके लिए क्या हमने सेफ्टी मेजर्स किए हैं, उसकी बात करते हैं। साथ ही में सस्टेनेबिलिटी एंड एडेप्टेशन, कि हमने कितनी सस्टेन किया हुआ है और कितना एडेप्टेशन इन मानकों को किया गया है, उन पर जोर दिया गया है, हम उसकी बात करते हैं। तो ये 4 संकेतक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। इस सूचकांक का 11वां संस्करण था, और इसमें शीर्ष 3 देश जो हैं वो फिनलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे हैं। भारत ने 2022 में 68 स्थान जो है वो प्राप्त किया है। याद रखिए, 68 स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं भारत का स्कोर। हाँ, एक चीज़ और है कि भारत का स्कोर जो है, अगर हम बात करें किसमें, खाद्य उपलब्धता, यानी फूड एफोर्डेबिलिटी, फूड एवेलिटी में भारत जो है सर्वोत्तम स्कोर पर है। भारत का स्कोर सर्वाधिक 62.3 है। यानी फूड एफोर्डेबिलिटी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, फूड एवेलिटी यानी सबको ज़्यादा अच्छे से गुणवत्ता युक्त खाना प्रोवाइड कराने की, तब भी हम हंगर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन हम कोशिश करें कि वो लगातार पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे प्रॉपर तरीके से सभी को रिसोर्स प्रोवाइड करा दिया है, पर हम उसमें कोशिश हैं, प्रयासरत हैं, और डीपीएसपी भी इसी कोशिश से कार्य कर रहे होते हैं। चलिए अब आते हैं हम यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, जिसमें 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। क्या, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। ध्यान दीजिए, तो इसमें 3 भारतीय शहर कौन कौन से शामिल हैं। अब ध्यान दीजिए, ये किसके आधार पर होता है, तो ये यूएन का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है जिसका वैश्विक ग्लोबल मैंडेट जीवन पर्यंत अधिगम
लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करता है, यानी एकमात्र यूएन का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइफ लॉन्ग जो है वो किसकी बात करता है, अधिगम यानी लर्निंग की बात करता है। तो ये ध्यान रखना। और ये जो कहाँ है, ये हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है, यानी मुख्यालय जो है वो जर्मनी में स्थित है। ये ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें भारत के 3 शहर शामिल किए गए हैं, जिसमें नीलाम्बुर है। देखिए कितनी बड़ी बात है, नीलाम्बुर केरल में, वहीं त्रिशूर जो है वो भी केरल में, और वारंगल ये भी तेलंगाना में। तो ये तीनों शहर को शामिल किया गया है, ये ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कौन से में, इस नेटवर्क में कौन सा नेटवर्क है, यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क और लर्निंग सिटीज़ में ये तीनों शहर पहली बार फर्स्ट एंट्रेंस बन गए हैं। तो ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अब जो हमने ये 3 शहर डाले हैं इसमें, तो ये किसके आधार पर डाले हैं, तो उनको वो भी देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है त्रिशूर। तो यह शहर जो है केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसका लोकप्रिय है, और साथ ही में ये अपने आभूषण उद्योग, विशेष रूप से सोने के लिए भी जाना जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, ये इसकी विशेषता है त्रिशूर की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहाँ है, केरल में। वही नीलाम्बुर, तो नीलाम्बुर का जो सागौन का स्थल, लैंड ऑफ टीक भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि लैंड ऑफ टीक किसे कहा जाता है, तो सागौन का स्थल कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है कि भारत के केरल राज्य में स्थित एक पारिस्थितिकी पर्यटन गंतव्य स्थल है। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। साथ ही में यूनेस्को द्वारा 5 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों की जेएनएलसी में शामिल करने पर प्राथमिकता दी जाती है। तो ध्यान दीजिए किस आधार पर दिया जाता है वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा करने वाला जो नीलाम्बुर शहर है वो पहला भारत का ऐसा शहर है, ध्यान दीजिए, जिसकी 1 लाख से भी कम है। वहीं वारंगल जो है वो यह तेलंगाना का एक शहर है। तो ये भी ध्यान दीजिए, वारंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जान भी लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट सूचकांक पर, वो है आपका ग्लोबल जेंडर गैप। तो ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, वो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। कौन सा, ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप। चलिए अब देख लेते हैं, ये 4 डायमेंशन के आधार पर जारी करता है। एक, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि क्या सभी लोगों को, यानी महिला और पुरुष और साथ ही में ट्रांसजेंडर हैं, क्या सभी लोगों को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में या उतनी अपॉर्चुनिटी बराबर की मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये उन आधारों पर जारी करता है। वहीं एजुकेशनल अटेनमेंट, ऐसा तो नहीं है कि लड़का और लड़की को देखते हुए भेदभाव अलग अलग किया जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। वहीं हेल्थ एंड सर्वाइवल में भी देखा जाता है, और वहीं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में देखा जाता है कि किस प्रकार से ये है। तो ये चारों संकेतक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हाल ही में सबसे बड़ी बात है कि फुल जेंडर पैरिटी, यानी कोई भी पूर्ण लैंगिक समानता जो है वो प्राप्त नहीं कर सका है, ये ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पूरे विश्व का जो ग्लोबल जेंडर स्कोर है वो कितना है, 68.1% है। तो ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है, ठीक है। वहीं लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी क्षेत्र है, यानी जेंडर गैप को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए नॉर्थ अमेरिका जो है वो सबसे आगे है, इस चीज़ में सबसे अच्छा काम कर रहा है। वहीं शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आयरलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हैं, ठीक है। और सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है, तो उसमें अफगानिस्तान, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पाकिस्तान, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ में आपका कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये तीनों देश हैं जो सबसे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। पर भारत ने अब तक जो है 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पर इस पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि लगातार हम लोग जो है वो एजुकेशन के माध्यम से लगातार बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ को, कि ग्लोबल जेंडर गैप जो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो जाए और ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत भारत 2022 में 135वां स्थान पर पहुंच गया है। ध्यान दीजिए, 135वां स्थान पर पहुंच गया है। तो ये थोड़ी सी अच्छी खबर है, क्योंकि पहले 21 में
140वें स्थान पर था। तो अच्छी खबर है, धीरे धीरे हम सुधार कर रहे हैं और उस पॉलिसी में भी सुधार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट का प्रकाशन जो है किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर द्वारा जारी किया गया था। और ये प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है, पॉपुलेशन डिवीजन द्वारा 2 वर्ष पर किया जाता है, यानी 1 वर्ष पर नहीं किया जाता है, ये 2 वर्ष पर किया जाता है। और इसका पहली बार प्रकाशन जो था 1951 में आया था, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट की जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जो है उसकी 27वीं रिपोर्ट है। और अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि विश्व की जनसंख्या जो है वो 8 बिलियन अनुमानित है। ध्यान दीजिए, विश्व की जनसंख्या टोटल कितनी है? 8 बिलियन है। तो ये भी ध्यान दीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना हो सकती है। और अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के तहत वैश्विक जनसंख्या निम्नानुसार बढ़ सकती है। तो 2030 में ये जनसंख्या 8.5 बिलियन हो सकती है, 2050 में 9.7 हो सकती है, वहीं 2100 में 10.4 बिलियन हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या हो रही है। ठीक है, वहीं 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक अनुमानित वृद्धि जो है 8 देशों में केंद्रित है। आधे से अधिक, तो सबसे पहले तो एक तो भारत ही आता है, फिर नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कंगो, लोकतांत्रिक गणराज्य इथोपिया, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात थी कि 1950 में वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5 जन्म प्रति महिला थी। ठीक है, लेकिन उससे कम होकर 2021 में 2.3 हो गई और अब 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर जो है घटकर 2.1 जन्म प्रति महिला तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है ये हमारे लिए, और हम धीरे धीरे इस पर भी कम करेंगे। ठीक है, तो 2.3 जन्म प्रति महिला हो गई है 2021 में, अब 2050 तक जो है वो 2.1 हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिए। वहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वो कितनी पहुंच गई है? 72.8 वर्ष तक पहुंच गई है, यानी लोग जीने की जो क्षमता है वो 72.8 वर्ष तक जी सकते हैं। तो याद रखिए, ये भी पॉसिबिलिटी है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने की संभावना। ठीक है, पर 2050 तक ये 77.2% हो जाएगी, यानी इसका मतलब क्या है कि हेल्थ वगैरह इश्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ये इतनी होने की संभावना है। वहीं अगर हम महिला और पुरुष जीवन प्रत्याशा बात करें तो 73.8 वर्ष है, और पुरुष के लिए 68 पॉइंट वर्ष पर ही इंसान जीवित हो सकता है, मतलब मनुष्य जीवित रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए वैश्विक आबादी का हिस्सा है, तो 2022 में 10% से बढ़कर 2050 में 16% होने का अनुमान है। तो ये भी डाटा में भी पूछने की संभावना हो सकती है। चलिए, अब विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? तो आपको पता है कि 1990 में चाइना था। ठीक है, फिर भारत था। अब 2022 में क्या होगा कि अभी भी चाइना है और भारत दूसरे नंबर पर 2050 में भारत सबसे ऊपर पे हो जाएगा और चाइना दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना हो सकती है। उसके साथ साथ में फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछने की संभावना यूपीपीसीएस में ज़्यादा है। क्या कि विश्व की टोटल जनसंख्या जो है वो कितनी अनुमानित है? तो 8 अरब बिलियन अनुमानित है। चलिए, अब आते हैं हम यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। ठीक है, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण हेतु एक अभिसमय होता है, एक कन्वेंशन होता है। तो उसके साथ एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, ये कि भारत को इसमें थोड़ा सा चयनित किया गया है। तो अब देख लेते हैं क्या चयनित किया गया है। और इस किसको? कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग फॉर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को 2003 में द्वारा पारित किया गया था, और 2005 में भारत इसके साथ साथ इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिए। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, याद रखिए। भारत को वर्ष 2022-26 हेतु इसका अध्यक्ष चुना गया है, सदस्य चुना गया, सदस्य की बात करते हैं। तो भारत को वर्ष 2022-26 के लिए क्या चुना गया है? इसका सदस्य चुनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भारत का इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल है। कितना है? तीसरा कार्यकाल है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें कौन कौन सी हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान लीजिए, जिसमें से रामलीला है। ठीक है,
तो आप जानते हैं, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा शामिल है। कुट्टियम सांस्कृतिक नाट्य कला है, तो कुट्टियम आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही में रम्मन जो गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच है। ठीक है, गढ़वाल हिमालय यानी हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ बात कर रहे हैं, तो गढ़वाल हिमालय वहाँ बोला जाता है। ठीक है, तो रम्मन है। वहीं मुट्टियेट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच है और नृत्य नाटक है, तो मुट्टियेट्टू, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत है तथा नृत्य भी है, तो ये भी पूछा जा सकता है। वो छऊ नृत्य जो है वो पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य है जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। तो अब मैंने आपको बताया था कि छऊ नृत्य उड़ीसा की मयूरभंज में भी बहुत ज़्यादा ये किया जाता है। ठीक है, और ये भी इंटेंजिबल साइट में आता है यूनेस्को की। ठीक है, वहीं लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार है, यानी लद्दाख में जो भी बौद्ध भिक्षु द्वारा जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं उसको भी शामिल किया गया है। साथ में संकीर्तन यानी मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन है, गायन ढोल वादन है, नृत्य है, संकीर्तन, उसको भी शामिल किया गया 2013 में। तो रिसेंटली तो मुझे यही लग रहा है, बाकी का हाँ रिसेंटली जो है 2021 में शामिल किया गया है वो कोलकाता की दुर्गा पूजा है। तो मैं भी पूछने की संभावना है, पर एक बार इन रिपोर्ट को भी देख लीजिएगा। वहीं योग है, नवरोज है, कुंभ मेला है और पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला भी, तो ये सब भी इसमें शामिल किए गए हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछने की। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI को ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच थिंक टैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक कौन सा है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है। ये ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 2008 में की गई थी, ये ध्यान दीजिए। जिसमें अब इसमें देख लेते हैं वैश्विक शांति के बारे में, देख लेते हैं कि पीस जो है विश्व में कितनी है कितनी नहीं है, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वैश्विक शांति के औसत स्तर अगर हम देखा जाए तो उस 0.3% की गिरावट हुई है, यानी शांति भंग हुई है। कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में शांति भंग हुई है, यानी 0.3% जो है गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, उसमें से ये कहा जा रहा है कि यूरोप में विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ। भाई यूरोप में तो बड़ी टेंशन चल रही है, फिर भी कह रहे हैं कि शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है। चलिए ठीक है, रिपोर्ट जारी की है तो होगा ही पॉसिबल है। साथ ही में विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र बना हुआ है कौन सा? तो उसमें उत्तर अफ्रीका क्षेत्र जो है वो यह विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र है, वो ध्यान रखना। ठीक है, वहीं हम देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो वो आइसलैंड है। हाँ, तो ये तो हम कह सकते हैं। तो विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। जो और विश्व का सबसे अशांत देश, अगर हम, ये तो क्षेत्र था, अशांत क्षेत्र कौन सा था? उत्तरी अफ्रीका। और अशांत देश की बात करें तो अफगानिस्तान है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम जानते ही थे कि अफगानिस्तान ही सबसे लीस्ट पीसफुल होगा। ठीक है, चलिए अब शीर्ष 5 देश हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो उसमें आइलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर आइलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। और उसके बाद सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है तो अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, रूस, दक्षिणी सूडान। और भारत का इसमें स्थान जो है 135वां स्थान दिया गया है। तो भैया भारत में वैसे भी शांति कमी है, थोड़ा सा तो शांति आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट मेंबर होते हैं, जनरल असेंबली जो काउंसिल होती है, ठीक है, तो उसमें नए कौन से अस्थायी सदस्य को हमने लेकर के आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूएनएससी में, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है यूएनएससी, उसके अंतर्गत तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, जिसे निर्वाचित किया जाता है। तो स्थायी सदस्यों में तो आप जानते हैं कि भाई चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये वो देश हैं जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता था, आपने देखा होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर जिन्होंने जीता था वही देश हैं ये। ठीक है, चलिए, और ये इस राष्ट्र में 193 देश से शामिल हैं। तो देख लेते हैं
अब ये इनमें सीट जो है यानी सुरक्षा परिषद की जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो उनका सीट निर्धारण कैसे किया जाता है, तो उसमें अफ्रीकी और एशियाई देशों से 5 सीटें आती हैं, वहीं यूरोपीय देशों से 1 सीट आती है, वहीं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों से 2 सीट आती हैं, वहीं पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों से 2 सीटें आती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किससे आती है, अफ्रीकी और एशियाई देशों से। ठीक है, तो चलिए अब हाल ही में अस्थायी सदस्य तो 5 नए सदस्य का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें 5 नए सदस्य कौन कौन से हैं, जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। तो जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर को 5 नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है, ये ध्यान दीजिए। और ये इनकी जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है, तो ध्यान दीजिए। और ये प्रथम अवसर है जब मोजाम्बिक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य हेतु चुना गया है। तो ध्यान दीजिए, पहली बार मोजाम्बिक आए हैं, तो मोजाम्बिक का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं 5 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं, जिसमें अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबोन और संयुक्त अरब अमीरात हैं। तो इसमें 5 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, ये 10 हो गए। तो पहले 5 जो रिटायर हो गए थे वो कौन कौन से थे, उनको भी थोड़ा सा एक देख लीजिए। तो भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे का स्थान लिया है, यानी तो जो भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे हैं, इनको कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो ये अब यूएनएससी की जो अस्थाई सदस्यता है उससे बाहर हो गए हैं, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, और 2 साल का कार्यकाल होता है, तो उन्होंने भारत ने पूरा कर लिया है। अब आते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ध्यान दीजिए, अभी तक हमने क्यूएस की एशिया रैंकिंग पढ़ी थी, अब आते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और इसे एनडीए यानी यूपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है, एनडीए के यूपीएससी द्वारा एग्जाम कराया जाता है, सीडीएस का, माफ़ी चाहता हूँ, सीडीएस का एग्जाम कराया जाता है, उसमें क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तो मे भी पूछने की संभावना बढ़ जाती है इसमें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे अच्छा संस्थान किसे माना गया है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी किसे मानी गई है, तो मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका में है, उसको लगातार 11वें वर्ष शीर्ष पर रखा गया है, यानी बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, और वहीं एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, वो शीर्ष स्थान पर है। तो ये भी ध्यान रखिए, एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी हो, तो उसे रखा गया है। और वहीं पूरे विश्व में अमेरिका का मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी है, उसको रखा गया है। ठीक है, तो ये आपके शीर्ष 5 संस्थान हैं, ध्यान दीजिए। एक मैसाचुसेट्स, फिर कैम्ब्रिज है यूनाइटेड किंगडम का, फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका का, फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है यूनाइटेड किंगडम का, फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ये 5 संस्थान हैं, इनको सबसे शीर्ष 5 स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इस सूची में भारत के कुल 41 संस्थान शामिल हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ध्यान दीजिए, जिसमें 155 जो है वो आईआईएससी बेंगलोर को रखा गया है। यानी अगर हम ओवरऑल की बात करें तो भारत की रैंकिंग जो है 155 है, तो 100 अंडर 100 में कोई भी भारत की रैंकिंग नहीं है, याद रखिए। और 172 रैंक जो है वो आईआईटी बॉम्बे की है। तो ये सारे संस्थान हैं जिनको शामिल किया गया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, वहीं हम टाइम्स की जो एशिया विश्वविद्यालय की रैंकिंग है उसने सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है, ध्यान दीजिए, तो उसमें जापान के सर्वाधिक 118 विश्वविद्यालय हैं इस सूची में शामिल किए हैं टाइम्स के द्वारा। ध्यान दीजिए, हम क्यूएस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ टाइम्स की बात कर रहे हैं। और वहीं चीन को 2nd नंबर पर रखा गया है, तथा भारत को 3रे नंबर पर रखा गया है। तो ये भी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है पूछने की, जिसमें शीर्ष 5 विश्वविद्यालय कौन कौन से, सिंधुआ, पेकिंग और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे मुझे लगता लग रही है क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, चलिए, और इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को भी शामिल किया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, अब आते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स। देखिए, ईपीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। एनवायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो एल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी यानी एल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ये ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि इनके जो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 11 श्रेणी हैं, यानी 11 कैटेगरीज हैं और 3 ऑब्जेक्टिव है, उनके आधार पर इसको जारी किया जाता है। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्या हैं उनको देख लीजिए। पहला कि एनवायरमेंट हेल्थ करनी है, यानी ऑब्वियस सी बात है, पर्यावरण हमारा स्वस्थ होना चाहिए, हम स्वच्छ वायु ले सकें, पॉल्यूशन रहित होना चाहिए। साथ ही में
इकोसिस्टम वाइटलिटी होनी चाहिए, यानी सबसे बड़ी बात है कि जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा गुणवत्ता होनी चाहिए और साथ ही में वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। वहीं क्लाइमेट पॉलिसी, कि हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें क्या क्या पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब वर्तमान में देखा जाए तो 2050 में केवल 4 देश हैं, जो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस हैं, जो पूरे विश्व का 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं। कौन से? यानी एक मात्र ऐसे देश हैं 50% ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न कर रहे हैं, चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उसमें से 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं कौन से? 24 देश। तो जिन्हें, हाँ, इन 24 देश, तो इन 24 देश कौन कौन से हैं? और भी अलग अलग देश हैं, उनमें से 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए, यानी इन चारों के अलावा और भी अगर देश 24 देश हैं उनको बताया जाए तो इनको एक संज्ञा दी गई है, एक नाम दिया गया है, क्या? द डर्टी 2 डजन। 2 डजन का मतलब क्या है कि 12 + 12, तो डर्टी 2 डजन नाम दिया गया है, ये ध्यान दीजिए। अब ईपीआई में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड। और शीर्ष अंतिम देश कौन कौन से हैं? तो जिसमें भारत का 180 स्कोर है, म्यांमार और फिर उसके बाद वियतनाम। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत का स्कोर 180 पर एनवायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स में है, ठीक है। वहीं ब्रिक्स देशों की स्थिति में देखा जाए तो भारत तीसरे नंबर पर आता है, सबसे ब्राज़ील, फिर रूस, फिर भारत, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 2020 में जबकि भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ था, और अब भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो 180 स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अभी तो मुझे लगता है बस 2-3 रिपोर्ट और बची हैं, तो 2-3 रिपोर्ट और देख लीजिए आप लोग। अब आते हैं कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिए, ये आपकी द्विवार्षिक रिपोर्ट है और ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। चलिए, इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेसिलेंट फ्यूचर, यानी एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण। जिसमें शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। जिसमें भारत ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में 2021 में 54th रैंक हासिल की थी, याद रखिए। तो मे भी क्वेश्चन बनने की संभावना 2021 का जारी किया गया था, तो वो है, तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही नामात्र है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आईएमडी विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये विश्वविद्यालय रैंकिंग है जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका ये 34वां संस्करण है और ये रैंकिंग जो है 4 कारकों के आधार पर की जाती है। एक, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दूसरा गवर्नमेंट एफिशिएंसी कितनी है, तीसरा बिजनेस एफिशिएंसी कितनी है, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें पहली बार डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये ध्यान दीजिए। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर शीर्ष 3 देश हैं। वहीं भारत का 37वां स्थान है, तो ये ध्यान दीजिए। बस इससे ही ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022, ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। तो उसमें अल्पसंख्यकों के लिए भारत जो है सबसे बढ़िया देश बताया गया है, तो ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, यानी शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, पटना स्थित एक सेंटर है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किसके आधार पर किया जाता है? रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनके दृष्टिकोण के आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि भारत सबसे पहले स्थान पर, फिर साउथ कोरिया है, फिर जापान है। जिसमें भारत को 110 रैंक के साथ इसमें 110 देशों में सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भारत का वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट जो है वो सबसे अच्छा है, याद रखिए। चलिए, अब हम देखते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है वो चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को जारी किया जाता है, और इसके तहत 119 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश, यानी मोस्ट जेनरस कंट्री है। सबसे उदार देश कौन सा है? वो इंडोनेशिया है। और उदार देश है, लचीलापन है, इंस्पेक्टर राज खत्म है, एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस खत्म होगी तो इंडस्ट्री स्टैब्लिश होंगी, और प्रॉपर तरीके से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूप में आएगा बहुत ज़्यादा। जो हमने भारत में 1991 में मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव सरकार की में किया था, तो वो उधार की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एलपीजी, जिसमें एल जो है वो उधार की बात करता है, ठीक है। वहीं
वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो इंडोनेशिया, केन्या, यूएसए। वहीं भारत ने इसमें स्थान 57वां स्थान प्राप्त किया है। कितना? 57। ठीक है। अब आती है